नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखाचित्र माटी की मूर्ति के संग्रह में संग्रहित एक रेखाचित्र मंगर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कहानीकार, निबंधकार तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखाचित्र संग्रह है, जिसमें उन्होंने 12 रेखाचित्रों का संग्रह किया गया। उन्हीं में से एक रेखाचित्र है मंगर। तो आइए सुनते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैलों का जोड़ा, अपनी आवाज़ के अट्टहास से ही बैलों को भगाता, खेतों की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश आया है, मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसने एक कंधे पर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने मगर मंगर को बच्चों में वह स्वाभाविक स्नेह नहीं था जो होना चाहिए। उसे देख बच्चे भागते ही रहते थे, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने के लिए अपनी छोटी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं, और वह झल्लाता, उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता। तो ये बच्चे खिलखिलाकर हंसकर उसे चिढ़ाते हुए भागते। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसीलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ था, वह भी कमाऊ पुत बनने से पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची सो लूली, और जिसकी शादी में उसे इतनी दरिया दिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर वो पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि मंगर का स्वभाव वहाँ से जबरदस्ती भाग लिया। मंगर का स्वाभाविक गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की वह यह खूबी भी रही है कि किसी की बात को उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया। ऐसा क्यों? उसका खास कारण है मंगल का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिससे में ईमानदारी के 4 चांद लगे हुए थे। जितनी देर में लोगों का एक हल जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहले चास में ही सिराओ मिलान मुश्किल। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम लेता, और जिसकी ताक होती उसके लिए हल लिए सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान को लठ लेकर खड़े रहना पड़ता था, मगर मंगर के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते, मंगर हलवाहा नहीं है, सर्वांग है। वह अपने सर्वांग की तरह ही कभी रूठ जाता है, और जब लोगों को झिड़क देता है, उसकी झिड़क सबके सर आंखों पर। उसका रूठना उसकी मनौती होती। कभी कभी वह कुछ बढ़ जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई, दूसरे दिन सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं हुई। रुपए हैं तो हलवाहे क्या ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोत गया। उधर कोई दूसरा किसान आया, मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया। उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे। तेरे भी तो शरीर है, 1000 गृहस्थ मिल जाएंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर में दर्द जो कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया कि मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैरों में फार लग गया। खेतों में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी बनी। फिर खेत की आर में बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जोतते हैं। मगर बिना काम के नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मगर भीतर बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं जी, मान जाओ, कह देना मेरे सर में दर्द है। मंगर ने चाचा को सुना दिया, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, तो मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ भी हो जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या करिएगा? रोटी की बचत भी तो होती होगी। ये वही नोक झोंक मान मनोबल। फिर मंगर अपनी हलवाई का पैना हाथ लिए आगे आगे, और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मगर मंगर का खास इशारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती।
वह भी रोटी सुअन्न की हो तो और अच्छी पकी होती, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझते क्या? अपनी अर्धांगिनी के लिए लेता? नहीं नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता है। यूँ यह आधी रोटी फिर भी मेरे ही घर लौट आती है, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुँह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे हो सकता है? मंगर के लिए ये बैल बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बहुत बात बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का पहिया नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौट आया। शायद मेरा घर ही ऐसा कद्र करने वाला उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलैस था, किसी से लल्लो चप्पो नहीं करता था, लाई लपटाई नहीं, 2 टूक बात और स्पष्ट व्यवहार। शायद इसीलिए मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक थे हमारे मंझूले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी, और शायद इसीलिए मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, शायद तभी तो अपना पवित्र कंधा मुझे दिया, और कुछ बड़ा हुआ तो मैं ननिहाल जाने और रहने लगा। तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता था। मैं एक छड़ी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें लिए और मेरी किताबें ले घोड़ी की लगाम पकड़े पकड़े आगे आगे। जहाँ ऊंच नीच जमीन होती है, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं, मंगर बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ लेता। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया मेरा घर से संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता तो मंगर को उसी रूप में, उसी पेशे में देखता। कपड़ों से मंगर को वहशत थी, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली हैं गोवर्धन पूजा के दिन, हर साल एक एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन न बांधता। यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियाँ दिया करते थे। इस घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिर पर ही श्रृंगार करती रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुमड़ैती में वह संदेशे लेकर जाता तभी उसकी देह ढकता था। यो साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग ही रहता था। मैं कहूँ उसके शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता है तो आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मगर मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था, काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंग साजी और नाकामी को मंजसुआ समझने की मैं रुचि नहीं समझता। लगातार की मेहनत से उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उभार आ गया। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं था। जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहाँ जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए वैसी ही, ना कहीं का मांस का लोदा और ना कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मगर शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूथर की आकृति का स्मरण हो जाता। संडों के सदृश उसके कुछ निशान हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाह रहा, मगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा बचाए रखता, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और यह कहावत उस पर लागू है, सूखी हाड़ ठाई भैठाड़ी अब का लदव है व्यापारी। उसके शरीर के मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गए, उसकी हड्डियां तक सूख गईं। आज उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया। बुढ़ापे के प्रहारों से जो की ढाल का काम करती थी, उस चीज़ को का संग्रह मंगर ने कभी नहीं किया। आज खाए और कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन था। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापा की लाठी बनती। उम्र ने इस निरीह कवचहीन योद्धा पे वे सभी तीर छोड़े जो तर्कस में थे, मगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया। तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम ले लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवाही यथार्थ अन्नदाता के लिए पेंशन भी हमारे अभागे देश में कहाँ है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहता है, मगर मैं जली हुई रस्सी की वह ऐंठन शायद गर्मी में भी है, जिसमें दया का बदला हमेशा उससे दूर दूर भगाता रहता है।
उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग वही काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। वो दो ही बच्चे हुए जिसके लिए स्त्रीत्व के उस महान क्षय में बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है कि मंगर जर्जर हो गया, लेकिन भकोलिया भी चलती फिरती है, कुछ हाथ पर चलाकर संग्रह कर लेती है और दोनों प्राणियों का गुजर हो जाता है। लेकिन यह कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन पर दिन छीजती जा रही है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में ही स्वभाव में भी। वे दिन भर साथ रहते तो वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को मुंह लगाती, न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। किसी ने छेड़ा मानो काली सांपिन के फन पर पैर रखा, लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुकार मात्र था। डसना और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतों को अपनी परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल लेती हैं। इसका उदाहरण भकोलिया थी, मगर आज वही मंगर है। मुंह का बेलैस या फोहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खेला लिया, किसी की कुटान पिसान कर लिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया। इससे जो कुछ भी मिल जाए उसे मंगर को खिलाकर आप आछे खाती। इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार ही सुनती थी। भगवान की मर्जी कह कर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता था, उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अपका धरी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति के द्वार से चीनी मांग लाई और उससे बकरी के दूध में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाएं फुटकरी पर आँख और लगा दी, मगर लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा था। भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप लगा वहाँ अजीब अजीब जलन शुरू हो गई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। मैंने पहली बार शायद मंगर को रो के देखा। मैंने उसे ढांढस बधाया, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही है। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी देर में कुछ गिरने की धड़ाम से आवाज़ आई। रजाई से मुँह हटाकर आंखें खोली तो देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला अस्थिपंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है और गिर रहा है। यह क्या, मैं चौंक कर उठा और उस ओर देखा तो यह मंगर है। सुना है मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल उठी, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसी चोट लग रही है। मंगर पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। कैसा दारुण दृश्य है। तो इस तरह आपने सुना रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्ति का एक रेखा चित्र मंगर। आशा करती हूँ यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।